फनीएस्ट र्यूमर कोई जो आपने अपने बारे में सुनी हो? सर कुछ खास तो नहीं सुना, यही सुना है निकिता मैम इज मैरिड एंड शी हैज 2 kids. 2 kids? आपने वैसे कभी बच्चों को डांटा है हरियाणवी में? 1-2 बार सर, जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना. क्या बोला था? रैप्टा लग जाएगा. मेरे को ध्यान नहीं रहा माइक म्यूट है या नहीं है, और मेरे भाई का फोन आ गया और मैंने उसको ऐसे सुना दिया. मैंने कहा चल फोन काट. अगर आप डेली बेसिस पर 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं वो बेटर है. आज 6 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया. तो मुझे लगता है अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो बहुत अच्छी बात है, और ये सभी बच्चों को समझने की ज़रूरत है. सर जब मैं मेरिट आउट हुई हूँ ना, मैंने अपने आप को लॉक कर लिया है रूम में और मैं रो रही हूँ पागलों की तरह. मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मेरे को दिख रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रह गया है. आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, अगेन स्क्रीन्ड आउट, अगेन स्क्रीन्ड आउट. अब सर 3 रिकमेंडेशन और 4 स्क्रीन आउट. अब दिमाग में ये सब चीज़ें वापस आने लग गई कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को अब और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हैं तो. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी क्लैट की जर्नी बहुत ही शानदार चल रही होगी. सो आई नो आपको ये पॉडकास्ट जो हम आपके प्यारे फैकल्टीज़ के साथ करा रहे हैं वो आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं. आपने अभी कुछ रीसेंट पॉडकास्ट भी देखे होंगे. तो आज हमारे बीच जो आने वाले हैं उनको आप सभी लोग जानते हैं, और उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज हम जानने वाले हैं जो ना आप जानते हैं और ना मैं जानता हूँ. तो आप सभी के लिए हम मैम को बुलाना चाहेंगे. वेलकम निकिता मैम. वेलकम मैम. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम वेलकम, बैठिए. कैसा लग रहा है मैम? सर इट्स गुड टू Only बी good? बैक Good to be here back with the here. student. Yes, it is so good to be back here with the students. It's an opportunity for me to express myself in the most candid manner, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं. क्योंकि जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आर यू दैट क्वालिफाइड, या Doubts रहते हैं बच्चों को. एग्जैक्टली बच्चे बोलते हैं आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने कौन कौन से एग्जाम तो क्लियर सारे किए. डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं. बिल्कुल सर, जो भी ये डाउट्स रहते हैं ना बच्चों को, जो वो पूछते हैं आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपको शादी करनी है नहीं करनी है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, पूछते हैं कि सर शादी हो चुकी है. सब पूछ. सर मुझे लगता है मेरा चैट ग्रुप जीवनसाथी.com बन गया है, और वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है जहाँ पर आई एम टीचिंग, और फिर बाद में सर हम डाउट्स खोलते हैं राइट एंड में. तो जब हम वो डाउट्स खोलते हैं उसमें हमेशा 6 से 7 स्टूडेंट्स आते हैं कि आई हैव अ ब्रदर, ही इज़ डूइंग दिस दैट एंड फलाना ढुमकना, एंड आई हैव टोल्ड माई मॉम वी हैव अ टीचर. मैम मैं बात करूं, मतलब स्टूडेंट्स ना अंडरमाइन कर रहे हैं सर अब ये मेरी कैपेबिलिटीज़ को और मेरे पेरेंट्स की. उनको तो लगता है आई कांट. आपके पास फिर वो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बच्चे बहुत सारे हैं आपकी हेल्प करने के लिए भी. नहीं सर, मैं ना इसको ऐसे डिकोड नहीं कर रही हूँ. मैं इसको ऐसे डिकोड कर रही हूँ कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए, और मेरे पेरेंट्स भी केपेबल नहीं है एक अरेंज मैरिज के लिए. तो वो खुद ये प्रपोजल्स लेकर आते हैं, खुद से आपके लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं. और ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है सर. कई बार मैं क्या करती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ उन सभी को. फिर बच्चे नीचे लिखते हैं नहीं मैम सेकंड वाला पढ़ो, थर्ड वाला पढ़ो, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मेनली उससे रिलेटेड. एग्जैक्टली. तो मैम इस पॉडकास्ट में ना मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो मे बी अगर मेरे कुछ वर्ड्स इधर उधर जाएं जो मे बी जिसका प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो प्लीज़ आप डांटिएगा मत. सर मैं नहीं, सर मैं ग्रामर नाजी नहीं करती हूँ ना, मैं ये प्रोनाउंसिएशन वाला करती हूँ. नहीं मतलब मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, मतलब बच्चे भी होंगे जो आपके स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, अब वो भी बोल सकते हैं. तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट दैट प्रो. सो मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहे हैं आप. ठीक है सर, दो आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई हैव माय रूट्स फ्रॉम हरियाणा. आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली जिसमें मम्मी है, पापा है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, उनके 2 बच्चे हैं, मेरा कज़न है, उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं. I have done my schooling from Sukriti World School till class 10th. I have had scored well. Then I took non-medical. और फिर 11th 12th करने के बाद फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला जेई के लिए प्रिपेयर करो, नीट के लिए. My father wanted me to appear for NEET.
बट सर मेरा कोई मन नहीं था ये सब करने जेई का। के लिए? बिल्कुल सर मैंने ना क्लास 11th में जब साइंस मतलब मेरे ना सर 6, 7, 8, 9, 10 CGPA थी। तो अच्छा। स्कूल की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, सोसाइटी में भी तो यही कन्वेंशनल थिंकिंग है, अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो बच्चा साइंस लेगा, आर्ट्स और कॉमर्स तो लेगा ही नहीं। और आर्ट्स और कॉमर्स में हम क्लैट तो और एक ऐसी फील्ड हो जाती है कि स्टूडेंट्स को बहुत, बिकॉज हर फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि एक लॉयर हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी जिनसे हम मिले भी थे कि दे वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। बिल्कुल सर। सो जेई का तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी रहता ही है सारे स्टूडेंट्स का, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम अटेम्प्ट बिल्कुल करते सर, हैं। बिल्कुल। तो फिर आपने क्या किया, कैसे किया? सर तो मेरे को बोला गया था जेई नीट के लिए प्रिपेयर करो। सर मैंने 11th क्लास में साइंस पढ़ी बहुत शिद्दत से, मुझे समझ में आ गया ये नहीं हो पाएगा, नॉट माई थिंग, एंड नाउ आई एम नॉट इवन गोइंग टू अच्छे ट्राई। से समझा और समझ में आ गया कि ये नहीं हो पाएगा। फिर मैंने पापा को बोला कि सर मेरे को लगता है मेरा ना क्रिएटिव इंटेलेक्ट ज़्यादा है इन सभी चीज़ों से। तो मैंने फिर बोला कि मेरा मन नहीं है ये सब करने का। और उसी टाइम सर क्लास 12th की बिल्कुल बिगनिंग में और 10th की बिगनिंग में, 12th नहीं 10th की बिगनिंग में मैंने ना बिल्कुल अपने सामने एक एक्सीडेंट देखा था सर, कार एक्सीडेंट, जिसमें ऐसे गर्दन अलग हो गई है। और एंड इट वाज सो हॉरिबल टू लुक एट कि मैं डर गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था ये सब मुझे नहीं देखना है, मैं डेड बॉडीज और ये सब नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इमोशनली। डॉक्टर के लिए आपने फिर वहीं कर दिया नहीं करना। उसके बाद सर अब इंजीनियर बनना है, इसके लिए सर क्लास 11th में मैं पढ़ रही थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अच्छा भी था, आई हैव स्कोर्ड गुड आल्सो, बट मुझे वो कंटिन्यू नहीं करना था। मेरे को ऐसा था कि मेरे को छोड़ना है, ये 12th तक हो गया है बस, इसके आगे नहीं लेना है। और फिर उसके बाद क्लास 12th के बाद सर मैंने लिया इंग्लिश लिटरेचर एज माय सब्जेक्ट। पहले तो सर 12th के बाद इंग्लिश लिटरेचर एज माय अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट। और 12th के बाद सर पहले प्लान्स था, पहले सर आई जॉइन ब्रिटिश काउंसिल क्योंकि मैंने आइल्स के लिए मुझे पढ़ना था, और मेरा था आई विल गो टू ट्रिनिटी और ऑक्सफोर्ड, आई विल डू माय इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम देयर। और फिर मैंने करियर काउंसलिंग में देखा कि देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं, एंड आई फाउंड इट वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। और मुझे लगा ये पॉसिबल भी है, ये अच्छा भी है, यहाँ पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी है, और ये एक अच्छा जॉब रोल है जहाँ शायद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। समथिंग व्हिच यू वांटेड कि हाँ ये देख के पता चल रहा है कि मजा आएगा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पावर भी होगी साथ में। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा क्योंकि पावर डायनामिक्स सर ये सब मैंने फैमिली में देख ली थी। कैसे? So my father has been in politics, तो I have seen that part। तो अब मेरे दिमाग में था कि I have to help society। तो सर मैंने IELTS दिया, I got 8.5 band, और मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली थी, but I didn't go out। I stayed here only। ऑप्शन था बाहर जाने का। हाँ, my parents supported, इसीलिए तो ब्रिटिश काउंसिल में सर उन्होंने बोला था जाने के लिए IELTS के लिए प्रिपेयर करो। तो I had 8.5 बैंड, फिर मैं नहीं गई सर वहाँ से, वो मैंने ड्रॉप लिया। फिर उसके बाद आई एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आई चोज जो मुझे करना था, व्हाट आई वाज पैशनेट अबाउट। सर पहले भी मैं नॉवेल्स रीड करती थी, बहुत ज्यादा हैरी पॉटर फैन सर, टिपिकल जेके रोलिंग, मजा ही आ जाता था वो पढ़ के। तो फिर मैंने कुछ ऐसा ही सोचा कि मेरा रीडिंग होता रहे और अच्छा भी लगे मुझे, तो आई चोज इंग्लिश लिटरेचर। और उस टाइम पे मुझे सभी ने सर, फैमिली में हर एक एजुकेटेड और नॉट दैट एजुकेटेड पर्सन ने, सबने सुनाया सर कि क्यों किया ये, कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर, मेरे को तो बोल दिया गया था पागल हो गई है ये लड़की, इसको कुछ नहीं करना है, इसकी 3 साल ग्रेजुएशन कराओ, मास्टर्स कराओ, शादी कर देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। अच्छा, सर ये सब बातें भी तो बोली ऐसा कंसिडर करते हैं, ऐसा कंसिडर कर लिया था उन लोगों ने। 2 शब्द अगर आप कहना चाहें उनके लिए। Actions speak louder than words। तो अब क्या बोलते हैं? अब आपकी कोई वीडियो देखते होंगे, अब तो वो बोलते हैं बहुत अच्छा कर रही है ये। हम तो शुरू से कहते थे। मन में क्या चल रहा है उस टाइम पे जब मैं भी सर बोलती हूँ कि ठीक है, फाइन, टाइम की बात है। हाँ, टाइम की बात है। ओके सर, ऐसे एनवी और जेलसी और इलविल नहीं रखना चाहिए। आई बिलीव नहीं, ये तो है मैम, वो तो मतलब स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन होता है। मतलब जब आप अभी क्लैट का फेलिसिटेशन भी था, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। आगे कुछ फोटोग्राफ्स भी देखेंगे हम, जो स्टूडेंट के फीडबैक थे, जो करते हैं बच्चे मैसेजेस। तो मैम स्कूल के बाद आपने लिटरेचर चूज किया, इंग्लिश स्टार्टिंग से, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच यू लव टू डू। एग्जैक्टली, रीडिंग, टीचिंग। ओके,
तो फिर मैम कॉलेज लाइफ कैसी रही, कहाँ से कॉलेज किया आपने? सर आई एनरोल्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली, Okay. और उस टाइम पे अब सर मैंने स्टार्ट किया और 1 साल में कॉलेज गई, लॉकडाउन लग गया सर। सारे सपने कॉलेज के खत्म, चूर। और फिर उसके बाद सर लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखी। वैसे तो कुकिंग सीख ली सर, और जितने भी फेमस सीरीज थी ना मैंने सब देखी सर, सब फ्रेंड्स, कर डाला। स्ट्रेंजर थिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, इसके अलावा लूसीफर एंड देन वैम्पायर डायरीज सर, सब मैंने सब दिन कंटेंट रात कंज्यूम कर लिया। सिर्फ मूवीज देखी, सीरीज देखी, नॉवेल्स पढ़ी, कुकिंग की, और मैंने वेट गेन भी कर लिया 7 से 8 kgs भी। उस टाइम पे तो खैर सबका हुआ था, बिल्कुल। मेरा कम हो गया था खैर। आई वाज लॉक्ड इन पुणे फॉर 100 days इन लॉकडाउन। तो उस टाइम पे मतलब शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे खैर, तो वेट गेन हुआ उसके बाद में, फिर अगेन मतलब मैंने देखा है, मतलब यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, मतलब व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ड्रिंकिंग, यू आर वेरी कॉन्शियस। तो मतलब स्किन केयर से लेके हेल्थ, ये मतलब कैसे जनरेट कैसे हुआ है, मतलब Sir, आया कैसे इंस्टिंक्ट? My father have a bad history of health issues sir. 3 heart attacks, brain hemorrhage. तो मैंने ये चीज़ तो सर पापा से भी सीखी है, और वो खुद भी बोलते हैं कि मेहनत करो, पढ़ो, बट हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज़ पर, क्योंकि उससे ओबेसिटी, इसके अलावा थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और सर मैं रोज़ देखती हूँ अपने पापा को ऐसे टैबलेट्स लेते हुए, सुबह सुबह 6 से 7 टैबलेट्स, शाम को 6 से 7 टैबलेट्स, और वो एक जो डर होता है ना ऑफ लूजिंग योर लव्ड वंस बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, सर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को वो फील हो, क्योंकि ये बहुत ही ट्रॉमेटिक है। Okay. There have been so many instances when all these things happened, and I went numb. I do not imagine anything happening, ऐसा कुछ भी। सर मेरे से ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि what is your biggest fear, बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो मुझे सच में ऐसा लगता है शायद सभी का सबसे बड़ा फियर यही है कि losing your parents, Exactly. because उसके बाद nothing is important और nothing may be even worth it। तो वहीं से वो हेल्थ वाला आया सर कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि नींद पूरी नहीं करनी, खाने पीने से मतलब नहीं है, बस आज तो मेरे को 3 मॉक लगाने हैं, आज मैं पूरी किताब खत्म कर दूंगा। तो उनके लिए कुछ एडवाइस, बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब क्या होता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, हम कर देंगे, हम करके दिखाएंगे, वो पीछे आग वाग जल रही होती है, तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि नहीं यार आज ही खत्म करना है, और उस वजह से वो कंसिस्टेंसी के साथ आई गेस वो हेल्थ पे नहीं फोकस कर पाते। तो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू दोस स्टूडेंट्स? सर अब यहाँ से ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बोला निकल के आई हैं। पहले तो मैं मोटिवेशन से रिलेटेड बोलूंगी और फिर मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगी। सर जब भी हम अपने गोल्स डिसाइड करते हैं ना, तो 2 तरह की मोटिवेशन होती है। एक तो होती है शॉर्ट लिव्ड, जो शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशन होती है उससे आप एक दिन पढ़ लेंगे 6 घंटे, अगले दिन पढ़ लेंगे 4 घंटे, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा मेंटेन, और वो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन पर नहीं जाकर डिटरमिन्ड है अपने गोल के लिए, तो शायद आप एक डिसिप्लिन्ड तरीके से चीज़ें को फॉलो करने वाले हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दैट वन डे पंप से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्पाइक आ जाएगा एक, बिल्कुल उसके बाद सर, फिर वो नॉर्मल फ्लैट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप डेली बेसिस पर 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं वो बेटर है, आज 6 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2 घंटे पढ़ा है। तो मुझे लगता है अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं कोई चीज तो वो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड सर हेल्थ से रिलेटेड, अब ये ना बच्चों को समझना चाहिए, एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, ब्रेक्स भी दे रहे हो। अब सर है तो ह्यूमन बॉडी, इसे रिप्लेनिशमेंट की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों को लगता है रात को अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा, बहुत लगता है। मतलब मेरा भी स्टार्टिंग में जब मैं भी स्कूल में था तो मेरे को भी लगता था कि रात में ज्यादा फोकस रहता है। बिल्कुल सर, ये ना मुझे भी लगता था। मैंने भी एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर किया था, मैंने लॉकडाउन में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सर मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी रात को 3-3 4-4 बजे तक, फिर सो रही हूँ सुबह, फिर उठ रही हूँ 1-1 2-2 बजे, फिर दोबारा फिर ऐसे थकान हो रही है। और फिर सर मैंने ऐसे ही अपने टाइम टेबल में चेंजेस करके देखे, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू किया, बीच में नींद भी पूरी हो रही है, अच्छे तरीके से पढ़ा भी जा रहा है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी आ रही है वहाँ पर, बहुत सारी चीजें तुम कर भी पा रहे हो। सर जैसे डेली प्लानर बनाते हैं बच्चे, उसमें टिक भी करते हैं।
अगर आप रात को नहीं सोएंगे, आपकी बॉडी रिप्लेनिश नहीं करेगी, तो आपको कैसे लगता है कि वो अगले दिन जो भी आपने याद किया है वो दिमाग में रहने वाला है? रिटेंशन बहुत कम हो जाती है अगर आपका स्लीप स्केड्यूल आगे पीछे हो जाता है। और ये सभी बच्चों को समझने की जरूरत है। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना गोल नहीं है, हेल्थ को भी साथ लेकर चलना है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़नी पढ़नी नहीं है, वो रिटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो अभी रट लिया है वो एग्जाम में जाकर खत्म, वो हेल्प नहीं कर पाएगा सर। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरीके से पढ़ें, अपना टाइम टेबल इस तरीके से अलाइन करें कि आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिले और आप पढ़ भी अच्छे से रहें। ओके, वंडरफुल सजेशन मैम। सो जब आप स्टूडेंट थे तो आप कैसे स्टूडेंट थे? सर अब बच्चों को लगेगा मैं तारीफ कर रही हूँ बट मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। सर एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं वैसे एकेडमिक्स तो पता है, मतलब उसके अलावा, मतलब उसके अलावा भी सर मैं शरारतें ज्यादा नहीं करती थी सर। अच्छा सर आई हैव बीन द एल्डेस्ट डॉटर। ओके। तो मेरे को लगता है सर, जब मैं छोटी सी थी तो मेरे घर में सभी बड़े बड़े, सभी बहन भाई, सबसे छोटे हो घर में? हाँ, उस टाइम जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम सब बहुत बड़े थे, काफी 9-10 साल की, 11-12। तो सबको दिमाग में था इसको हम पढ़ाएंगे तो सर वो मेरे को सबने आपको रटाते रहते थे सर, कुछ 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 कुछ। इससे एक इंसिडेंट बताती हूँ सर मैं। मेरे पहले सर वही गांव के स्कूल में आप जाते हो, फिर आपका एडमिशन कराते हैं अच्छे स्कूल में। तो सर पहले मैं ऐसे ही 1-2 साल, एक मैम हुआ करती थी, मीना मैम, मुझे तो नाम भी याद है उनका क्योंकि वो दिख जाती हैं कई बार। तो उनके स्कूल में पढ़ाया, फिर मुझे एडमिशन के लिए लेकर गए। अब जहाँ लेकर गए उस स्कूल की पॉलिसी थी कि बच्चे को या फिर तो नर्सरी में लेंगे या फर्स्ट में लेंगे। अब सर फर्स्ट वाली मेरी एज नहीं है, नर्सरी में कर चुकी हूँ, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं केजी में एडमिशन हो। तो मेरे पापा ने बोला ऐसे कॉन्फिडेंटली, टेस्ट ले लो। टेस्ट केजी के लिए? हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब सर केजी के बच्चे को 3 की टेबल याद होगी? पॉसिबल है? सर मैंने मैम को 2, 3, 4, 5 केजी क्लास के स्टूडेंट ने 5 तक टेबल सुनाई है मैम को। और उसके बाद स्टार्टिंग से मतलब सब आपके पीछे पड़े हुए थे कि पढ़ाना है इसको हम पढ़ाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं सबको पढ़ा रही हूँ अब उनके बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो वो प्राउड फील करते हैं या फिर उनको लगता है कि यार इसको तो हमने बताया था? सर अब जब मेरे कोई भी ऐसे ट्रॉफी आती है या फिर घर में या फिर ऐसे कुछ भी क्लियर होता है एग्जाम, तो बोलते हैं हम ही ने नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन हमने ही लगाया। बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं सब। बट यार दे मस्ट बी हैप्पी, लगता तो है मुझे। तो सर मैं ऐसे शरारतें भी कम ही करती थी। और मेरी मम्मी ने ना सर एक और बहुत, अब तो मुझे लगता है कि वो बहुत गंदी हैबिट थी, बट उस टाइम उसने बहुत हेल्प किया। स्कूल से आता है सर बच्चा, कपड़े चेंज करके सो जाता है, खेलता है। सर मेरी मम्मी ने कपड़े चेंज तो करने ही नहीं दिए, खाना खिलाया सीधा, खेलना तो भाड़ में गया, होमवर्क करो सबसे पहले स्कूल से आते ही 2 घंटे होमवर्क करके। सर 3 बजे मैं आती थी, 3, 3:15 के आसपास। उसके बाद 5, 5:30 तक होमवर्क करके फिर मेरी मम्मी कहती थी खेलो, अब जहाँ मन करे खेलो, छत पर जाना है, बाहर जाना है, जो मन करे खेलो। थकान इतनी हो जाती होगी। एग्जैक्टली। फिर मैं 1 घंटा सो जाती थी, फिर उसके बाद टाइम खत्म, फिर मैं थोड़ा बहुत ही खेल पाती थी, ज्यादा नहीं। लेकिन फिर आसपास के बच्चों में तुम्हारे खेल, सर बच्चे तो खेलेंगे ही। तो आई हैव प्लेड ऑल दीज गेम्स जो बच्चे गली में खेलते हैं, गली क्रिकेट, पिट्ठू, इसके अलावा खो खो, इसके अलावा हाइड एंड सीक। सर एक बर्फ पानी भी हम बहुत खेलते थे, बहुत फेमस गेम था। जेनजी लोगों को नहीं समझ में। हाँ, ये नहीं आएगा इनको समझ, मैं बताती हूँ। इसके अलावा सर वो बोर्ड्स वाले गेम भी बहुत सारे थे सर मेरे पास, बहुत सारे बोर्ड गेम्स नहीं होते, जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, बिजनेस हो गया, इसके अलावा लूडो। सर मैंने बहुत खेली है ये सारे गेम्स मेरे पास। बिजनेस में वो कैश मिलता था ना, तो उसमें वो होता तो नकली था, लेकिन अच्छा लगता था कि हाँ चलो गड्डी आई है पूरी। बहुत मजे आते थे ये सभी गेम्स खेलने में। तो स्कूल में ऐसी चीजें नहीं हुई, कॉलेज में जब आप आए लॉकडाउन लग गया कैसा लगा फिर पूरा कॉलेज लाइफ लॉकडाउन? सर सिर्फ 2 सेमेस्टर में कॉलेज में गई, और पता है कॉलेज में भी सर मेरे को लगता है वो 2 सेमेस्टर में भी मैं ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी मम्मी की ना एक फ्रेंड है और शी इज एन आशा वर्कर, और उनके हस्बैंड की ना बहुत पहले डेथ हो गई थी और थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो मम्मी ने बोला अब कोई ट्यूशन वाला था नहीं, तेरे ना मार्क्स अच्छे आए हैं 10th में, तू पढ़ा दे इसको, 12th तक तूने तू अच्छी स्टूडेंट रही है, तू पढ़ा दे इनको। सर मैं इतना गुस्से में थी उस टाइम कि क्योंकि ट्यूशन टाइमिंग्स 4 to 5,
अब सर मैं कॉलेज से कहाँ तो बाहर जाऊँ घूमने के लिए, क्योंकि मुझे 4 बजे अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। तो आपको मतलब बाउंड कर दिया, बाउंड कर दिया था। और सर स्कूल में होमवर्क पकड़ा दिया अपना, हाँ, यहाँ पर पकड़ा दिया दूसरे बच्चों का। और सर मैंने फिर उनको पढ़ाना शुरू किया। सर कई बार तो मेरे को इतना गुस्सा आता था। एक तो मैं स्कूटी से जाती थी कॉलेज, हाँ। मैं ऐसे जाम में फंस गई हूँ, मेरा फोन बज रहा है और मैं ऐसे मैंने कहा उठाऊं या नहीं। एक दिन तो सर मैंने साइड में फोन मतलब खड़ी की अपनी स्कूटी और मैंने फोन, मैंने कहा क्या है आ रही हूँ मैं घर, इनको बोलो 10 मिनट बैठ जाएंगे। तो आप डांट देते हो बच्चों को? हरियाणवी में डांटते हो मैम? वैसे काफी स्टूडेंट्स को तो पता ही है, तो आप हरियाणवी में डांटते हो मतलब? सर पहले मैं जब मेरे को बहुत गुस्सा आता है ना सर, जब सर अब मैं आपको एक ना छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी एक क्लास थी तो उसमें मैंने सर बेसिक डायमेंशंस करा दिए हैं, एडवांस करा रही हूँ मैं। उसमें मैंने टोन पर्पस पूरा एक्सप्लेन हो गया है, टोन आधा हो गया है। बच्चे बोले समझ में नहीं आया। मुझे लगा शायद सही में समझ में नहीं आया होगा। सर मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया, अब भी नहीं आया, मैंने एक बार और, सर मैंने 4 बार एक्सप्लेन किया। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस टाइम। और फिर जान के बीच में कहते एक्सप्लेन का मतलब बताओ, इन्फॉर्म का मतलब बताओ। सर उस दिन मैंने इतना डांटा है सबको कि मैं अनुवाद करने बैठी हूँ यहाँ, बताओ है मैं तुम्हें अब सब कुछ पढ़ाऊंगी। सर तो आपने हरियाणवी में नहीं डांटा? आपने वैसे कभी बच्चों को डांटा हरियाणवी में? 1-2 बार सर, जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना। क्या बोला था? रैप्टा लग जाएगा। एक दिन तो सर मैंने गुस्से में सुना, मैं एक रैप्टा लग गया, भीत के पार हो तुम। फिर वो जेंजी है, समझ ही नहीं आया होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा, उनको रैप्टा भी नहीं। वो बोल रहे होंगे बोला कुछ सुन के अच्छा लगा, ठीक है। गुस्से में है, टोन समझ में आ रही है, शब्द नहीं आ रहे हैं ऐसे। तो मैम आपकी फेवरेट एज ए स्टूडेंट मेमोरी क्या है, मतलब स्कूल में या फिर कॉलेज में? कॉलेज तो खैर आपका कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। सर बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिशन्स की मेमोरी है मेरे को तो लगता है। हाँ, हमने सर्टिफिकेट्स भी देखे थे, आई गेस फोटोज हम देख सकते हैं वो। हाँ। सो मैम ये कहाँ की फोटोज हैं? सर ये ग्रेजुएशन टॉप करने की है, ये वाली मास्टर्स टॉप करने की है, और ये इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था ये ग्रेजुएशन में लॉकडाउन से पहले। अच्छा, तो ये उसकी फोटोज ये ग्रेजुएशन आपने टॉप किया था? हाँ, लॉकडाउन लग गया था, घर पे बैठ के पढ़े थे। तो मतलब कोई मौका आपने सर्टिफिकेट्स का, ट्रॉफीज का? सर बेसिक आइडियोलॉजी पता है इसके पीछे क्या थी? सर मेरे पापा ना एक चीज बोलते हैं, या फिर तो ऐसा पढ़ो कि तुम सबसे बेहतरीन हो, या फिर अपना जीवन जियो आराम से। इतना स्ट्रगल मत करो, मौज में रहो। अब देख लो तुम्हें जो चूज करना है। तो मेरे को पहला ऑप्शन ठीक लगा कि बहुत कम लोग चूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। सर पढ़ लेते हैं। तो एक और फोटो थी ये वाली। तो ये आपकी कबर्ड है? सर ये मेरे रूम का ना सबसे प्यारा कॉर्नर है। इसमें मैंने ना जो मेरे को नॉवेल्स, सर आई लव रीडिंग, आई एम अ वोरेशियस रीडर। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो, आई हैव 600 अबव बुक्स अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ वो रखी हुई है नॉवेल्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, जो मेरी फेवरेट में से है, पॉपुलर लिटरेचर खाली। तो यहाँ मैंने वो अरेंज की हुई है पहले वाले में। ये ट्रॉफी ग्रेजुएशन टॉप करने की है, ये ओल्ड मॉन्क की बॉटल में फ्लावर्स हैं, ये पापा की बॉटल उठाई गई है। इसके बाद ऊपर सर वो 2-4 और बुक्स ऐसे ही हैं। वो साइड में ऐसे कैंडल्स रखी हुई हैं, थिंकर्स हैं, फ्लावर्स हैं। ऊपर वो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब मैंने प्रिपेयर किया था वो है। उधर वो मुझे मास्टर्स की ट्रॉफी मिली थी। और जो ऊपर है सारी सर वो स्कूल टाइम की ट्रॉफीज है। ये इंग्लिश डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, एक्सटेम्परी, स्लोगन राइटिंग, पोइट्री, इन सब की। तो हम कितनी ट्रॉफीज होंगी आपके पास? सर है काफ़ी है। फिर भी कुछ काउंट किया हो कभी? सर मैंने ना ट्रॉफीज नहीं काउंट की, मैंने एक बार सर्टिफिकेट काउंट किए थे क्योंकि मेरे को एसएसबी के लिए जाना था। तो फिर वहाँ पर वो सर्टिफिकेट्स आपको लिखने पड़ते हैं ना पीआईक्यू में। सर मेरे पास ना अगर मैं एकेडमिक्स ना इंक्लूड करूँ तो मेरे पास 88 सर्टिफिकेट्स उस टाइम थे जब मैं गई थी। 88 टोटल। तो मैम आपने इसकी कोई एल्बम प्रिंट कराई हुई लगाया कैसे? बिकॉज अगर रूम में भी लगाएंगे तो पूरी वॉल कवर हो जाएगी। सर मेरे पास ना 2 फोल्डर्स हैं, इतने मोटे मोटे, मैंने उनमें रखे हुए हैं 88 सर्टिफिकेट्स। एक में तो खाली सिर्फ वही सर्टिफिकेट्स हैं, एक में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लैंग्वेज कोर्स की डिग्री है, और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट। तो मतलब सारे काउंट करें तो ऑब्वियसली इट्स मोर देन 100। हाँ हो जाएंगे क्योंकि स्कूल वाले एकेडमिक्स के भी हो जाएंगे। अभी मैंने एकेडमिक्स के नहीं इंक्लूड किए, अभी मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा को-करिकुलर्स। तो मैम एक्स्ट्रा को-करिकुलर में क्या करते थे आप?
सर मैं स्टार्टिंग से ही ना इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली पार्टिसिपेट करती थी, वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। मेरे को लगता है मैंने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया था, आई वाज इन क्लास सेकंड। तो जोनल एक्टिविटीज होती हैं सर हर स्कूल में, जैसे हमारा जो स्कूल है उसमें हम कैसे करते हैं, पहले तो होती है इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स, फिर होता है स्कूल होता है पहले, बिल्कुल सर, फिर होता है जोनल लेवल पर सभी स्कूल्स आते हैं, और फिर होता है इंटर जोनल, फिर होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट, फिर होता है इंटर स्टेट। तो जोनल में आप स्कूल में से सेलेक्ट होकर जाते हो, जिसकी जोनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आएगी वो इंटर जोनल्स में जाएगा, जिसकी इंटर जोनल्स में फर्स्ट पोजीशन आएगी वो इंटर डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, जिसकी इंटर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आएगी वो इंटर स्टेट में जाएगा। ऐसे होता है सर बेसिक। तो यहाँ पे पहले तो सर मैं ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, फिर उसके बाद टीचर्स ने भी देखा, 2 टीचर्स हैं सर, एक तो नमिता मैम, एक संतोष मैम, उन्होंने भी देखा कि ये खुद भी पार्टिसिपेट करती हैं, इसको कर सकते हैं हम इंक्लूड। तो फिर सर मैंने पहली बार सेकंड में लेने के बाद फिर 5th 6th से स्टार्ट कर दिया था रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर सर, फिर जैसे समर वेकेशंस खत्म होती हैं सर, तो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं जुलाई एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर सर, और इतने मजे आते थे ना मुझे इन सब में। टीचर्स कंटेंट दे देती थी, या फिर खुद प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद तुम्हें उसे याद करना है, या फिर जैसे भी आपको करना है अपने हिसाब से उसमें कोट्स ऐड करो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, इंटोनेशन प्रैक्टिस करो कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं। और जो भी मेरी टीचर्स थी सर वो बहुत हेल्प करती थी इन चीज़ों में सर। इसमें तो उनको एक बच्चा मिल गया था ना उनके पास जो कि हाँ ये तो हमारे स्कूल का नाम रोशन करने वाले हैं सर। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, खाली मैं नहीं थी सर, बहुत सारे थे। मेरे सीनियर्स भी थे, नैना दीदी थी, शालू दीदी थी, रश्मि दीदी, ये सभी इंक्लूडेड थे। ये भी मुझे बहुत हेल्प करते थे कि ऐसे बोलना चाहिए। जैसे सर जब भी हम जैसे स्टार्ट करते हैं सैल्यूटेशन, अब अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, वोंट मेक एनी सेंस। लेकिन अगर आप बोलेंगे, जैसे मैं प्रॉपर इंटोनेशन में बोलूं, हमें जैसे सिखाया जाता था, वो द मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ जजेस विद टोन पिच, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे सिखाया जाता था सर, कि हर एक वर्ड के बाद कैसे पॉज लेना है, कैसे कोटेशंस बोलनी चाहिए, ये सभी चीजें सर। फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th मैंने इंग्लिश एक्सटेम्परी, डेक्लेमेशन, डिबेट्स, पोएम रेसिटेशन, स्लोगन राइटिंग, सब में पार्टिसिपेट किया। स्कूल में भी सर एंकरिंग और ये सब। इवन सर एक मेरे को बहुत मेरी अच्छी मेमोरी याद है, स्कूल में ना सर असेंबली कराते थे, तो अब मैं जानबूझ के सर असेंबली कराने के लिए आगे आती थी, क्योंकि जो बच्चा असेंबली होस्ट करेगा उसको पीटी नहीं करनी होती थी वो बच्चा साइड में खड़ा हो सकता है, उनके पास ऑप्शन था सर। मैं वो हमेशा ऑप्शन चूज करती थी। आपने बताया कि मतलब पीटी ना करनी पड़े इसलिए आप असेंबली में चूज कर, मेरे को इंग्लिश का इंटरेस्ट तो मेरे को समझ में आ गया कि कहाँ से डेवलप हुआ। आपने बोला कि पीटी ना करनी पड़े इसलिए आपने असेंबली कराई, तो बट हमने कुछ फोटोज और देखी थी एसएसबी से रिलेटेड, तो वो कहाँ की हैं, वहाँ कैसे आपका इंटरेस्ट आया? ये फोटोज हैं? यस सर, दिस वन, ये वाली। सर मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के बाद मैंने आइल्स का एग्जाम देने का सोचा था, बट फिर मैंने वो करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड किया, तो मुझे पता चला देयर इज एन एग्जाम बाय द नेम यूपीएससी सीडीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू वुमेन एप्लीकेबल है फॉर ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंडियन आर्मी, और एफकैट भी है जिससे आप जा सकते हो। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट एंट्रीज तो ये है, और अब बाकी और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं, जिसे अगर आपके पास एनसीसी है तो आप जा सकते हो। इंजीनियरिंग की अलग होती है, जैग एंट्री है सर। तो ये सर मैंने फिर वहां पे देखा। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया लॉकडाउन में सर मैंने सिर्फ सीरीज देखी, नॉवेल्स पढ़ी। अब मेरे को ना ऐसा फील होने लग गया ये तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, ये तो कम लोगों को रियलाइज होता है वैसे, ये तो बहुत गलत जा रहा है। पढ़ना भी तो था, ये तो बिल्कुल किताबों से मुंह मोड़ लिया है। फिर सर अगस्त में मेरे को याद है नोटिफिकेशन आई सीडीएस की, मैंने नोटिफिकेशन देखी सर, मेरे दिमाग में तो था कि मेरे को इसके लिए जाना है। और मेरे ना ट्यूशन टीचर थे क्लास 11 12 में, देव भैया, उन्होंने भी मुझे बहुत बताया था इस एग्जाम के बारे में कि क्या होता है, कि कैसे क्या होता है, पढ़ना है। सर मैंने पहले सोचा था पहला अटेम्प्ट में ऐसे ही देके देख लूंगी, दूसरे अटेम्प्ट में मैं मेहनत करूंगी। और मेरे को सर दिमाग में ये था, मेरे को सबने बोला था बिना कोचिंग के नहीं हो पाएगा भाई, कोचिंग बहुत जरूरी है, सब कोचिंग करते हैं इसकी। अब सर लॉकडाउन में कोचिंग कहाँ से आए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नॉर्मल कॉलेज चल नहीं पा रहा है, नॉर्मल कॉलेज तो हो नहीं पा रहा है यहाँ कैसे पढ़ेंगे इसके लिए। सर फिर मैंने YouTube पर सर पूरा स्कैन किया। सर मेरे को ऐसा लगता है मैंने ना सितंबर के एंड में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सितंबर से पहले जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जितने टीचर्स हैं सर, मैंने सब कुछ छान मारा, सब कुछ। उसके बाद फिर मैंने 20-25 दिन के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब सर ओटीए में के लिए लड़कियों को मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ता, ठीक है। IMA, AFA, INA ये बॉयज के लिए है और OTA बॉयज के लिए है। गर्ल्स के लिए सिर्फ OTA है जिसमें 16 से 17 सीट होती हैं। तो अब इसके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है।
तो उसके लिए फिर मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। मैथ्स तो था नहीं, एक पेपर होता है इंग्लिश का जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं जो 100 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन होता है जनरल नॉलेज का जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं 100 नंबर का होता है, और आपकी कट ऑफ जाती है 95 से 105 तक। सर फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स मंगाई घर पे, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सितंबर अक्टूबर। अब सर मैंने ना इंग्लिश नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे था कि इंग्लिश तो मैं कर लूंगी, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया। फिर मैंने एकदम अक्टूबर एंड में सोचा नहीं यार वोकैबुलरी तो कर लेनी चाहिए, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ग्रामर तो आती है, वोकैबुलरी में फंस जाएंगे। सर फिर जो मैं अब अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ना, पॉकेट डायरी बनाओ, वर्ड पार मेड इजी करो, सर मैंने सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो की और सर बिना गाइडेंस के वो मेरा पहला एग्जाम क्लियर भी हो गया पहले अटेम्प्ट में। सर मैं बहुत खुश थी उस टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है। एसएसबी बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, एक 5 दिन का प्रोसेस होता है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस तक चलता है जिसमें आपके साइक टेस्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है और आपका जीटी होता है, ग्राउंड टास्क होते हैं। इसमें अगर आप तीनों में कंफर्म हो जाते हैं तो आप फिर रेकमेंड हो जाएंगे और फिर आपका मेडिकल्स होता है और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। सर फिर उसके बाद एसएसबी। अब मेरे पास सर एसएसबी के लिए भी कहाँ जाएं, एक तो लॉकडाउन, नॉर्मल के लिए तो कोचिंग ली नहीं थी आपने, अब उसके लिए भी दिक्कत। सर वो भी मैंने फिर यूट्यूब से पढ़ा सारा का सारा, वो भी यूट्यूब से किया, सिर्फ यूट्यूब से। और एक बुक थी सर कमांडर नटराजन सर की, मैंने वो बुक सॉल्व की। यहाँ से पढ़ने के बाद 11-12 की बुक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। सर मेरा पहला एसएसबी मुझे अभी भी याद है, बहुत कैंडिड था। बच्चे ऐसे थोड़ा सा फेक करके जाते हैं, ये नहीं ऐसे नहीं, सर मैं बहुत नॉर्मल होकर नेचुरल होकर गई थी कि होगा। सर मैं ना सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि मैं कैपेबल हूँ इसके। अगर मैं यहाँ आपने पहले ही सोच लिया था कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं दूंगी, फिर सेकंड अटेम्प्ट में निकालूंगी। हाँ, मेरे मन में था अगर होगा बढ़िया है, अगले में लॉकडाउन भगवान कर दे, खत्म कर दे तो गाइडेंस ले लेंगे, कर लेंगे क्लियर। सर आई वेंट, स्क्रीनिंग में आई गॉट इन, साइक मेरा ठीक गया, जीटीओ भी ठीक गया, फिर मेरा इंटरव्यू भी ठीक गया। और सर अब हुई कॉन्फ्रेंस में एक बच्चा जाता है, वो बात करते हैं हाउ वाज योर स्टे एंड एक्सपीरियंस, आपको बाहर भेज देते हैं। अब सर वहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं सभी, और सर आते हैं जीटीओ, ग्राउंड टास्क ऑफिसर थे जो वहाँ पर, उन्होंने सर नाम लेना शुरू किया। उन्होंने जैसे चेस्ट नंबर्स अलॉटेड होते हैं, तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 2, यहाँ पे भी 34 था सर, ये प्लस का साइन है, रेकमेंडेड। ओके जिस पर प्लस नहीं, पहले जो हमें मिलते हैं उस पे प्लस नहीं होता है सर। जो बच्चे एसएसबीज देखेंगे ना उनको इस प्लस साइन की वैल्यू पता होगी। ओके, तो अब फिर उसके बाद हमें पहले ऐसे ही, तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 2, वो मेरी फ्रेंड थी, मेरी रूममेट थी, मेरा चेस्ट नंबर 4 था। उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 4। सर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कौन है चेस्ट नंबर 4, उठ क्यों नहीं रहा है कोई। सर मैं ऐसे स्कैन कर, और सब मुझे देख रहे हैं, और सर ऐसे साइलेंस। हाँ, और सर जीटी ऑफिसर ने तुम्हारा चेस्ट नंबर 4, और मैं ऐसे देख रही हूँ मैं ही हूँ। सर फिर वो टेबल भी ना ऐसे उठाने वाली टेबल थी, हाँ, उस पर सामान रखा था, वो सब गिर गया। आपने ऐसे उठा दिया धड़बड़ाहट में। फिर मैंने वो सामान उठाया, मैं आगे गई सर, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ उस टाइम पे। मेरे को ऐसे सर 2-3 आंसू भी आ गए कि मेहनत तो की थी। चलो फिर मैंने घर पे बताया, फिर मेडिकल्स हुए, मेरे को टीआर मिला था मेडिकल में हीमोग्लोबिन के लिए, फिर वो भी हो गया। फिर उसके बाद सर अब मुझे एसएसबी में ये नहीं पता था कि ओटीए में 17 सीट है और लड़कियां मैरिट आउट होती हैं। मैरिट आउट का मतलब है आप एसएसबी क्लियर, आप रिटन क्लियर कर लो, एसएसबी क्लियर कर लो, मेडिकल क्लियर कर लो, उसके बाद लिस्ट लगेगी। जैसे अगर 80 गर्ल्स रेकमेंड हुई है तो 80 की लिस्ट, लेकिन अकेडमी ट्रेनिंग जाएंगी सिर्फ टॉप 17। ओके, बाकी सबको दोबारा से प्रोसेस फॉलो करना है अगर आपको अकेडमी जाना है। ओके, और अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, बॉयज की 170 सीट्स हैं जो अब 230 हो गई हैं ओटीए के लिए, और बाकी में भी बहुत सीट्स हैं। अब सर मुझे अब ये सब हुआ, मैं वेट कर रही हूँ रिजल्ट का, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा तो हो ही जाएगा, बट मुझे यहाँ पता चला मेरिट भी होती है कुछ। सर मेरा नहीं क्लियर हुआ, आई वाज ऑल इंडिया रैंक 48, बहुत पीछे टोटल 17 सिलेक्शंस होते हैं। हाँ सर, फिर मैंने सोचा, लेकिन मैं एग्जाम्स दे ही रही थी। सर अगले एग्जाम में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, रिटन स्कोर, और मैं ऐसे एक्साइटेड कि ये वाला तो कर देंगे, लेकिन लॉकडाउन था, गाइडेंस अब भी नहीं ली है, सिर्फ ऐसे ही। तो सर मैं गई, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, मैं पहले ही स्टेप से बाहर। और मैंने सर उससे पहले पढ़ी थी ये एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक, और उसमें लिखा था अगर आप कोई भी चीज़ एक बार में कर लेते हैं और वो दोबारा नहीं होती है तो मतलब वो लक है। ओके, आपका हार्डवर्क प्रूफ तब होता है जब आप वो सेकंड टाइम भी प्रूफ करो। एग्जैक्टली। सर मैं अब बाहर आ गई हूँ, अब सेल्फ डाउट, क्वेश्चनिंग स्टार्टेड, एम आई गुड इनफ,
डू आई हैव इट इन मी कि मैं ज्वाइन कर लूँ फोर्सेस, क्या मैं केपेबल हूँ इतनी, ये सभी आने लग गया सर दिमाग में. तो उस टाइम आई टॉक टू माई फादर, तो ही वाज लाइक एक बार हो गया आगे भी हो जाएगा, मत टेंशन ले. तो वो ऐसे ही मोटिवेट करते हुए सर आई अपीयर्ड, वेंट अगेन, ये बैंगलोर एसएसबी आई गॉट रिकमेंडेड, और यहाँ से भी आई गॉट मैरिट आउट. देन आई अपीयर्ड अगेन, लेकिन वो एयरफोर्स एंट्री है. आई वेंट टू गांधीनगर, आई गॉट रिकमेंडेड, और मैंने एजुकेशन एंट्री के लिए अप्लाई किया था सर. वहाँ पर 2 सीट्स थी और ओवरऑल ऑर्डर में मैं ऑल इंडिया रैंक 9 थी. अब मुझे लगा 9 है और 2 ही सीट्स है, शायद हो जाएगा क्योंकि बाकी सीट्स भी हैं सर. इन टोटल 18 से 19 सीट होती है. मुझे लगा यार इसका इतना, मेरे से ऊपर एजुकेशन का एक बच्चा होगा शायद, मेरा तो हो ही जाएगा. सर आई गॉट मैरिट आउट अगेन, बीइंग ऑल इंडिया रैंक 9 इन एफकैट. आई अपीयर्ड अगेन, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, अगेन स्क्रीन्ड आउट, अगेन स्क्रीन्ड आउट. अब सर 3 रिकमेंडेशन और 4 स्क्रीन आउट. अब दिमाग में ये सब चीज़ें वापस आने लग गई कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को अब और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए. और फिर उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स पे फोकस करना शुरू कर दिया. मैंने नेट क्लियर किया क्योंकि मुझे दिख गया था कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या. और सर मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ एक सिंपल चीज़ है, अगर लड़का लड़की कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, बढ़िया, नहीं तो भाई शादी कर दो. सिंपल, कोई और थ्योरी है ही नहीं हमारे यहाँ. बच्चा खाली ब्याह और कुछ नहीं है, काम निपटा दो. हाँ बस, मतलब उनको भी ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएं और यही सब. सर देयर वर टाइम्स जब मैं सेल्फ डाउट से भरी हुई हूँ सर. जब मैं मेरिट आउट हुई हूँ ना, मैंने अपने आप को लॉक कर लिया है रूम में और मैं रो रही हूँ पागलों की तरह. मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मेरे को दिख रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रह गया है. लेकिन उस टाइम पे भी सर माई पेरेंट्स वर देयर कि अरे ऑल इंडिया रैंक 9 है, इससे ज़्यादा और क्या अच्छा होगा, और पॉजिटिव. सर और मेरे पापा ने एक और चीज़ मुझे बोली है जो मुझे अभी भी याद आती है कि अगर ये नहीं तो इससे बेहतर ही होगा, इससे नीचे तो तुम नहीं गिरोगे. एग्जैक्टली, गॉड्स प्लान. तो मुझे फिर उस पर भी विश्वास था. फिर मैंने मास्टर्स की, आई क्लियर्ड नेट. लेकिन सर मेरे दिमाग में फिर भी था कि एसएसबीज तो देने ही देने हैं. फिर मैंने दोबारा चलता रहा वो सर चला. आप जितना बता रहे हैं कि इतना रिजेक्शन के बाद, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, एक अटेम्प्ट मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दे देते हैं कि नहीं हो सर गया. मैंने इन टोटल में बोलूं तो 9 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 9 अटेम्प्ट्स, जिनमें से आई हैव 5 recommendations and I have 4 स्क्रीन आउट्स. तो फिर मैम टीचिंग में कैसे आए आप? वेरी गुड क्वेश्चन सर. सर मैंने आपको जैसे बताया, क्लास 12 के बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. अब मेरे पास ना बैकअप ऑप्शन मुझे ढूंढना था. तो मेरे दिमाग में बैकअप ऑप्शन यही था कि या फिर तो डिफेंस हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो 40 है ही. मैं क्लास 12 से बच्चों को पढ़ा रही हूँ. आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ. और सर मैंने ना अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाया है स्कूल में. और अभी सर समर वेकेशन चल रही है, मैंने सर कल रात को बैठकर भी, मेरी कजन है क्लास 9th में, उसका चार्ट बनाया है. चार्ट बनाया? चार्ट. आपकी ड्राइंग भी काफी अच्छी है, मतलब ऑनेस्टली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस. ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? यस सर. मेरा ना, मैंने सर जैसे बोला कि थोड़ा क्रिएटिव में दिमाग सही लगता है, तो मेरे को पेंटिंग करना, स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत. मतलब ऑनेस्टली आई वाज नॉट इवन अवेयर. और जितनी अच्छी हैं ये पेंटिंग्स, तो आपने कहा मतलब अभी आप बनाते हैं, अभी छोड़ दिया है? सर ये ना मैंने पहले स्कूल में सीखा था, एक ड्राइंग टीचर थी, उन्होंने सिखाया था. फिर उसके बाद क्लासेस में ही सीखा. फिर स्कूल में थोड़ा बहुत किया, फिर छूट गया क्योंकि 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स, अच्छे मार्क्स आने चाहिए. फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में तो नहीं किया क्योंकि कॉलेज जाते थे, टाइम नहीं मिलता था. फिर तो लॉकडाउन में टाइम ही टाइम मिला. लॉकडाउन में टाइम ही टाइम सर. फिर मैंने सर ऐसी चीजें ट्राई की, सब कुछ सर. मैंने कुकिंग ट्राई की उस टाइम पर, मैंने फिर ये भी ट्राई किया, मैंने सर गिटार बजाना भी सीखा. तो अभी आता है गिटार बजाना? थोड़ा बहुत सर, बट मेरे को लगता है मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बजा लेती हूँ. मतलब आप गिटार बजा सकते हो? तो ये मैंने तब किया सर. और मेरे को ऐसा लगता है सर, जब भी ना मैं ऐसे लो फील करती थी तो आई यूज्ड टू पेंट. और फिर वो अच्छा, जब सुंदर सा कुछ निकल के आता है तो मुझे अच्छा फील होता था कि दिस इज लुकिंग प्रिटी. सर ये मैंने तब बनाई थी, ऑल आई नीड इज टाइम. जब मैं बार बार रिजेक्ट हो रही थी, ये मेरी जो एयरफोर्स में नहीं हो पाया था एफकैट वाला, ये मैंने तब बोला था कि carved in painting. मुझे बस समय चाहिए, हो जाएगा. ये मैंने तब बनाई थी. सो मैम, weirdest क्वेश्चन क्या है किसी स्टूडेंट ने पूछा हो आपसे? मैम, आई हैव दिस ब्रदर, डू यू वांट टू गेट मैरिड टू हिम? और फनीएस्ट र्यूमर कोई जो आपने अपने बारे में सुनी हो?
सर कुछ खास तो नहीं सुना, यही सुना है निकिता मैम इज मैरिड एंड शी हैज 2 kids. 2 kids? कौन सी क्लास में है मैम? वो भी बता देते हैं. सो मतलब स्टूडेंट लाइफ आपने बताई, कॉलेज में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स थे, तो मैम व्हाट मोटिवेटेड यू टू बाउंस बैक, या फिर लोएस्ट टाइम रहा? आपने बताया भी कि यू लॉक्ड योरसेल्फ एंड बहुत आपके लिए इमोशनल मोमेंट था वो, तो कैसे बाउंस बैक कैसे किया फिर? मतलब पेंटिंग्स के थ्रू, हॉबीज़ के थ्रू बेसिकली? सर हॉबीज़ के थ्रू भी, प्लस वो सर आपका थॉट प्रोसेस भी तो होता है. सर मेरे दिमाग में ना 2-3 और चीज़ें भी चल रही थी सर. एक तो ना जैसे आई एम द एल्डर डॉटर है ना, तो मेरे दिमाग में था अगर मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगी तो मेरे बहन भाई भी शायद इनको भी ऐसा लगेगा कि दैट सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. एग्जैक्टली कि दीदी ने नहीं किया तो हम क्यों करें. तो मेरे दिमाग में वो भी था कि आई विल डू समथिंग गुड, ताकि मैं इनको भी बोलूं कि पढ़ो, क्योंकि फिर मैं किस अथॉरिटी से बोलूंगी. ये बोलेंगे तूने क्या किया भाई, तू क्यों बोल रही है. मतलब आपको था कि अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मेरे को बोलेंगे. एग्जैक्टली. और सर दूसरा रीजन मुझे ना सर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज. ओके. मेरे दिमाग में ये है कि मेरे कुछ गोल्स हैं, प्लान्स हैं, एक बार वो हो जाए उसके बाद विल प्लान दिस. ये बात की बातें हैं. तो शादी से बचने के लिए मेन. दूसरा ये भेज देंगे घर पे. सर उनको पता है. उनको पता है. तो मैम ये तो अच्छी बात है ना, मतलब फिर तो दे आर अवेयर, मतलब दे आर सपोर्टिंग यू इन दैट कि हाँ चलो ठीक है. दे आर सर, दे आर. वो मेरे को बोलते हैं कि तू पढ़ ले, तेरे को जो करना है. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम ट्यूशंस आपने मतलब जॉब में कब से आ पाए, या फिर आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी वैसे? सर मेरी फर्स्ट सैलरी थी, मैंने पब्लिकेशन हाउस के साथ काम किया था, पेंगुइन्स. तो मेरी पहली सैलरी थी 48,000. 48,000. ओके. अभी तो काफी. सर आपको ज्यादा पता होगा. आपके ही हाथ में है. मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैम, आपके हाथ में है. आपका मतलब मन क्या करता है कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या करोगे आप? सर द आइडिया इज नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. द आइडिया बिहाइंड अर्निंग मनी इज सिर्फ सर बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली सर. माय फादर इज डूइंग वेल. और सर मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ एक और चीज़ बोलते हैं कि हम अपनी बेटी का नहीं खाएंगे. जो तेरी सैलरी है तेरे को जैसे खर्च नहीं है खर्च, हमें फर्क नहीं पड़ता. तो दैट इज लाइक अ पॉकेट मनी फॉर यू. हाँ, तो वो मेरी सैलरी मेरे तक है सर. आई गेस आपने अभी कुछ नई परचेज भी की है. सर ये मैंने अपनी पहली कार खरीदी है. अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम. थैंक यू. कब आपने परचेज की है मैम? कौन सी गाड़ी है? सर 1-1.5 महीना ही हुआ है. मैंने फ्रॉन्क्स ली है. ये मेरी पहली कार है सर. अब लोगों को लगेगा अरे ये लग्जरी गाड़ी नहीं है, तो नॉट अ बिग थिंग. सर मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि तो ये आपकी फर्स्ट कार है. बिल्कुल सर. और भी कार्स हैं शायद आपके पास, आपकी फैमिली में, अगर आप चाहें बच्चों को बताना. सो मैम अभी आप स्टूडेंट से मिलते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं. आप भी उस स्टूडेंट फेज वाले सिनेरियो में काफ़ी रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए हैं. So what advice you want to give your younger self? To my younger self? Yes. कि self belief, resilience और consistency, यही तीनों चीज़ें आगे लेकर जाएंगी. Distractions को दूर रखो और डरने की ज़रूरत नहीं है. You'll do everything. You have a God's plan. हाँ. I have my father and I have God supporting me. मैम आपके पास कोई पेट है? आप डॉग्स पसंद है आपको, कैट? सर आई लव डॉग्स. और मेरे पास ना एक प्यारा सा बेबी है, लियो. आई गेस वी हैव फोटो. यस, गोल्डन रिट्रीवर है सर. ये बहुत प्यारा सा है ये सर. अभी इसका बर्थडे था 19 जून को. सर जब मैं घर पे जाती हूँ ना, ये ऐसे भाग के आता है एंड ही जंप्स एंड इट इज सो गुड टू बी विद हिम. और मेरे को ऐसा लगता है सर, जैसे ना रात को क्या होता है, सोने से पहले मैं इसके साथ हमेशा बैठती हूँ. सोने से पहले थोड़ी देर ऐसे गुड नाइट लियो ऐसे करके. सर जिस दिन मैं नहीं बैठती हूँ ना, ये अपने आप ऐसे घूम रहा होता है चारों तरफ कि कब वो मोमेंट आएगी, कब मेरे को सुलाया जाएगा. एग्जैक्टली. और इसको ना सर अपनी ट्रीट्स और बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो और सर इसको ना खाने का अलग ही है. और मुझे लगता है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है ये. इसको खाना दिखते ही इसकी पपी आईज बाहर आ जाती हैं और ये ऐसे ऐसे देखेगा फिर बेड पे ऐसे लेट के कि खाना रखा हुआ है कि मेरे को दे दो. बिल्कुल सर. अब जैसे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मम्मी पापा सब बैठे हैं और घर में बाकी बड़े पापा सब हैं. ये किसी के सामने ये सब नहीं करता. इसको पता है सबसे वीक लिंक मैं हूँ. इससे मांगोगे ये दे देगी. तो ये मेरे सामने ही आके ज्यादा ऐसे मुंह बना के ऐसे बैठ जाता है. फिर मैं ऐसे थोड़ी सी दया करके मैंने कहा आ जाओ भागा. मैं ऐसे चिल्लाती हूँ. पता है ना कहाँ, मतलब ही स्मार्ट. He's very smart. अभी आपने कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दिया है उनको, थोड़ा
ट्रिमिंग करा दिया बता सर रहे वो थे। मैंने नहीं कराया। अभी ना सर जैसे बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी होता है इनको, राइट? और अभी तो ये बेबी है, 1 ही साल का है ना सर। जब ये 2 साल का मतलब 1 ईयर एंड 8 मंथ्स का हो जाएगा तो थोड़ा मेच्योर होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए क्या है सर, ये ऐसे कूदता फूदता रहता है इधर से उधर, तो इसके हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है सर। हमारे पूरे लिविंग रूम में और हमारे गेस्ट ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, और मुझे गुस्सा भी आता है। तो अब वो बोलते हैं हम तुम्हारे घर आएंगे, अपने कुत्ते को बांध के रखना। अरे लियो नाम है, कुत्ता क्या होता है भाई? लियो नाम रखा है उसका, तुमको हम बोलते हैं बदतमीज सी आंटी। तो आपने ट्राई किया है कभी किसी को ये बोलना? मैंने एक आंटी को बोला था। क्या बोला था? कि कुत्ता नहीं है, लियो, लियो, लियो बोलते हैं हम इसको, लियो बोलो इसको। तो वो आंटी थोड़ा ऑफेंड हो गई, बट ओके तो ही इज द वन, मतलब जिनसे आप अगर आपका बिजी डे है तो लाइट हो जाता है? लाइट हो जाता है, यस एग्जैक्टली। नाइस। कौन कौन से फूड पसंद है आपको? फूड यस। सर सब मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, बट आई एम वेजिटेरियन, तो मैं वो भी सर मैं ज़्यादा नखरे नहीं करती हूँ खाने में वैसे। हेल्थ कॉन्शियस? हाँ थोड़ा सा सर, ऑफ कोर्स। वेट बढ़ेगा तो फिर सर मेरे साथ ना एक और प्रॉब्लम है। माय फुट साइज इज 4.5 और 5, और मेरे को लगता है 4.5 ही है, ठीक है। अब सर मैं अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो मेरे को लगता है मेरी एंकल ट्विस्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। मतलब इतना आगे तक का आपने सोचा हुआ है? सर हो चुका है सर। जैसे ही मेरा वेट जाता है 65 प्लस, वैसे ही सर मेरे को ना फ्रीक्वेंट एंकल ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। चलते चलते पैर ऐसे हो गया है, गिर गई हूँ मैं कहीं पे। तो ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, मतलब गिरने से ना रिलेटेड हो, ऐसा कोई एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ? सर बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारे। कोई भी एक जो आपको थोड़ा ज्यादा लगता हो? सर जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, बट मैंने वो इनोसेंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बच्चे उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर गए हैं। अच्छा, और ये हो चुका है क्लास में? हाँ ये हो चुका है काफी बार। इसके अलावा सर 2-3 बार तो मैंने ना ऐसे भी किया है कि मेरे को ध्यान नहीं रहा माइक म्यूट है या नहीं है, और मेरे भाई का फोन आ गया और मैंने उसको ऐसे सुना दिया, मैंने कहा चल फोन काट। और वो बच्चों ने सुन लिया है। तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हुआ है सर। फिर आपको लगा कि ओह शिट, ये क्या हो गया? फिर इंग्लिश मैम का ऑरा खत्म हो गया है वहाँ। ऑरा -1000। बिल्कुल सर। तो ऐसे मोमेंट्स आपके साथ मतलब क्लास में होते रहते हैं। ओके। सो मैम, अब कभी किसी बच्चे ने बहुत परेशान किया है, आपको लगा हो कि अगर कैमरा नहीं होता आज? सर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तो बच्चे कभी हैं। किसी स्टूडेंट को जाके स्टॉक किया आपने कि यार इसको पहले ढूंढती हूँ, ये कहाँ मिले? सर स्टॉक तो नहीं किया ऐसे किसी बच्चे को मैंने, लेकिन हाँ उस बच्चे ने पहले ही मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ है, तो मैंने उस बच्चे को वहां पर जाकर डांट दिया है, यू डेयर डू दिस अगेन। आया फिर उसके बाद आपके बाद मैम आई एम रियली सॉरी ऐसे करके। तो वर्ड्स में वो टोन भी आ रही होगी बात? बिल्कुल सर बिल्कुल। सो अभी एक रैपिड फायर खेलेंगे। आपको ऑब्वियसली पता ही है रैपिड फायर क्या होता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई गेस एवरीवन नोज नाउ, कैट्स और डॉग्स? डॉग्स। वन फूड यू कैन ईट फॉरएवर? मोमोज। मोमोज। तो दूसरा क्वेश्चन मोमोज और पानी पूरी था, तो उसमें मोमोज। हु इज योर 3am पर्सन? बिनीत एंड चित्रांशा। हु आर मतलब? सर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों। अच्छा। चित्रांशा इज इन आर्मी, तो कई बार उसके साथ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड बिनीत इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर राइट नाउ इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन डीयू, तो इन दोनों का ही सिर खाती हूँ सर मैं। व्हाट इज इन योर सर्च हिस्ट्री राइट नाउ? देखते हैं सर, एक तो यहीं का एड्रेस है सबसे पहले तो। पर यहाँ तो आप आते रहते हो सर। 42 किलोमीटर्स है सर, 42 गूगल पे एड्रेस कौन सर्च करता है? गूगल मैप्स पे? सर गूगल मैप्स पे आता नहीं है ना, वो दूसरे वाले पे ले जाता है। मैं मार्क करके दे दूंगा आज आपको। सर अभी ना ऋषिकेश का प्लान बन रहा है, तो एक तो नारायणा सेंचुरी जाने का प्लान है, एक रिजॉर्ट है। इसके अलावा सर मेरा ना भी ग्लासेस खरीदने का मन था, तो ग्लासेस? हाँ ग्लासेस। तो मैंने सर्च किया था अरमानी ग्लासेस, वो कितने अरमानी ग्लासेस? हाँ। और गोल्डन रिट्रीवर साहब के लिए एक एंटीबैक्टीरियल पाउडर, क्योंकि शेव करा दिया गया है इसको बिल्कुल, तो रिक्वायरमेंट है। हाँ। और क्या ये डॉग्स के लिए ही सब किया हुआ है सर्च। बाकी एक मूवी भी सर्च की हुई है कि ये कहाँ मैं देख सकती हूँ, और एक और रिजॉर्ट सर्च किया हुआ है। बस यही चीज़ें हैं सर। व्हाट फूड डिसअपॉइंट्स यू मोस्ट? आपके अकॉर्डिंग बहुत ओवर हाइप्ड है। टाको। सेम, +1। वन ऐप यू कांट लिव विदाउट?
कैलकुलेटर। कैलकुलेटर? पर इंग्लिश कैलकुलेटर? तो मैं खुद नहीं कर सकती ना, इसलिए तो कैलकुलेटर चाहिए। तो मैम वन ऑफ योर फेवरेट स्टूडेंट मेमोरी, मजा आया आपको, बहुत अच्छा लगा, ओवरवेलमिंग, स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं आपसे? सर एक बच्चा अभी सर एक तो पीडब्ल्यू पे ही था, शिखर। उसके सर मैंने उसका पॉडकास्ट लिया था और मैंने उससे ना ऐसे काफी देर तक पर्सनली बात भी की थी। सर उसने बहुत स्ट्रगल्स देखी थी लाइफ में और उसका एग्जाम क्लियर हुआ, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा सर एक और बच्चा था मानिक, वो ना थोड़ा सा कमजोर था सर पढ़ाई में, बट ही गॉट सिलेक्टेड फॉर एनडीए। तो उसने मैसेज भी किया था कल ही सर कि लेफ्टिनेंट मानिक रिपोर्टिंग, ये रहा सर सेकंड नंबर पे। आई विल बी जॉइनिंग एनडीए ऑन 28th। ये वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज में से है। बाकी सर क्लैट वाले बच्चे हैं जो बोलते रहते हैं मैम, सर वैसे ना मतलब ऐसे एज अ टीचर नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट जब बच्चे बोलते हैं ना मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर मैं खुश हो जाती हूँ बहुत। मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा तारीफ करता है। ओके मैम, सो वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, अभी हमने लास्ट मानसी मैम के साथ पॉडकास्ट किया था, वहाँ भी हमने सेम क्वेश्चन पूछा था। सो हु इज योर फेवरेट कलीग? नो डिप्लोमेसी, सिंगल वर्ड आंसर। सर यू। मैम ये नहीं है, आपको फैकल्टीज में से बताना है। सर आंसर तो देखो मैम देना पड़ेगा, बच्चे भी तो चाहते हैं ना जानना। अब सर मैं एक का नाम ले दूंगी ना तो मेरे जो बाकियों के साथ, यानी कि एक कोई है ऐसा? नहीं ऐसा देखो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो ऐसे मुझे सभी बहुत पसंद है। प्रमोद सर बहुत अच्छे हैं, मानसी मैम ने एक सीनियर की तरह मेरी इतनी हेल्प की है सर जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। शी गाइडेड मी थ्रू एवरीथिंग। देयर वर टाइम सर जब मेरी क्लासेस ज्यादा हो गई हैं। एक सर आपको मैंने इंसिडेंट बताया, मैं घर पहुंची हूँ 11:30 बजे, मेरा फोन डेड हो गया है, पार्किंग में कार के सामने 3 गाड़ियां लगी हुई है, मैं रो रही हूँ सर कि कहाँ जाऊँ। तो ये सभी मैंने मैम के साथ ही डिस्कस किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैम मुझे एक बहुत प्रेगमेटिक सॉल्यूशन देती है। अंकिता मैम मुझे मोटिवेट करती रहती हैं कि इस एग्जाम के लिए पढ़ो, यू कैन डू इट, इजीली हो जाएगा। रेनू मैम और मैम सर हरियाणा से हैं तो वो रूट शेयर करते हैं, और हम दोनों। आई गेस वो एसएसबी वाला बैकग्राउंड भी। एग्जैक्टली, रेनू मैम ने भी काफी एसएसबीज दिए हैं, मैम भी रेकमेंड हो चुकी हैं काफी बार जैग एंट्री से, राइट। तो सर वो हम दोनों का कॉमन पॉइंट वहां भी मिल जाता है। तो और जूही मैम तो सर मैंने पढ़ा हुआ है, मैं तो उनकी स्टूडेंट हूँ एक्चुअली। ओके, तो अब बचता नहीं है सर। नो सिंगल आंसर? नो सिंगल आंसर, ऑनेस्टली नो सिंगल आंसर। कोई नहीं मैम, बच्चे कमेंट्स में बताएंगे फिर कि जो उनको सही आंसर लगता है दे विल टेल। ठीक है। सो मैम बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई, आपने बताया स्कूल में क्या रहा, कॉलेज में क्या रहा। सो वन एडवाइस, वन मेमोरी, वन स्टोरी, व्हाटएवर यू वांट, जो आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सर मुझे ना एक चीज बोलनी है स्टूडेंट्स को कि I don't expect you to be perfect. I don't even expect you to answer every question. I just want you to participate, to try. कम से कम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें लग रहा है हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है और तुमको लगता है प्रॉब्लम है, तो फिर सीखो। सर काफी बार ये होता है और हमारे साथ हो चुकी हैं ये चीजें, और उस एज में ये सारी चीजें होना बहुत नॉर्मल है। आपको लगेगा कि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, ये भी इसी फील्ड में है, ऐसा क्या है कि दिस पर्सन इज डूइंग सो वेल और मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सर एक ही आइडिया है, दैट पर्सन इज नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट, दैट पर्सन इज जस्ट डूइंग राइट थिंग्स राइट। और वो जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो सब तरीके हैं, वो आप सीख सकते हैं और आप भी वो कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है, अगर आप करना चाहते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर। सर सेल्फ बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर अभी ना ये तो आपने अपने प्रैक्टिकल से सीखा है। बिल्कुल सर। अभी हम लोग ना, मैं और जूही मैम जयपुर गए थे, तो जूही मैम ने ना एक चीज बोली थी, मैं वो यहाँ पे जरूर बोलना चाहती हूँ। आपने नदियों को देखा है बहते हुए? सर नदियाँ कहाँ कल्मिनेट करती हैं? ओशियंस में या फिर रेगिस्तान में? ओशन में। रेगिस्तान में नहीं करती हैं, ये फॉलो करती हैं आइडिया ऑफ अबंडेंस। अगर आपको लगता है ना आपका होगा, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी और वो उसी की तरफ आगे बढ़ेगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। एग्जैक्टली। अगर आपको लगता है नहीं होगा, तो फिर हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रेशर क्रिएट होगा और नहीं हो पाएगा। और सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर आपकी लाइफ ऐसे बेड ऑफ रोजेस है, तो अब ये आपको देखना है, आई थिंक यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, क्योंकि चैलेंजेस नहीं होंगे, आप ग्रो नहीं करोगे। अगेन अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, चैलेंजेस नहीं होंगे, ग्रो नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये चीजें लर्निंग कर्व रुक जाएगा फिर उनका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख के सोना चाहिए। तो वही चीजें हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू मतलब सर। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी एंड बच्चों को तो बिल्कुल ही बतानी होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज वंडरफुल एडवाइसेस, शेयरिंग योर स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज दो मॉक अटेम्प्ट नहीं हो पाते या वो नहीं होता तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। यू हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल अटेम्प्ट, सो वंडरफुल मैम। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने आपकी प्यारी निकिता मैम के बारे में काफ़ी कुछ जाना। उनसे सीखना भी ज़रूरी है, जो जो उनके अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जो मैम की स्टोरीज़ हैं। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग पॉडकास्ट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, क्लैट की तैयारी में लगे रहिए। हमारे फैकल्टीज़ आपको आपकी जर्नी को और शानदार बनाने वाले। थैंक यू सो मच।